Hello everyone, welcome to the first lecture of the soil mechanics which is the basic properties of the soil mechanics। इस वीडियो में मैंने ये सारे टॉपिक्स आपके कवर करे हैं। ये उन वीडियोस के उन टॉपिक्स का टाइम स्टैम्प है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर आया है और यही सेम चीज़ मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट करी है। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर टॉपिक के सामने के टाइम पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुँच सकते हो डायरेक्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हम लोग अगर सॉइल को सबसे पहले तो स्टडी करना चालू करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो सॉइल जो होती है हमारी, वो किन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। वो तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, सॉलिड, वाटर और एयर से। कभी भी हम लोग सॉइल पार्टिकल का या सॉइल मास को देखें तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो एक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अब इन पार्टिकल्स के नॉर्मली हम माने कि अगर ये स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं तो इन स्फेरिकल पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ वॉइड्स रहता है, ठीक है। तो ये जो वॉइड्स हैं ये क्या हो जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और इन वॉइड्स के बीच में जो हमारा सॉइल में एयर या फिर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसी को अलग अगर हम सही तरीके से दिखाएं, अगर हम इसको स्टडी करने के लिए अपने तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाएं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एक 3 फेज डायग्राम बन कर के आता है, जिसमें कि हम लोग अपने सॉइल के सॉलिड्स को सबसे नीचे प्रेजेंट करते हैं, जिसका कि वॉल्यूम बताया जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट बताया जाता है वेट ऑफ ड्राई। वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका वेट वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर बता देते हैं। इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ एयर, और वेट ऑफ एयर को WA से डिनोट किया जाता है। वेट ऑफ एयर वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में इतना कम होता है कि हम लोग इसको 0 के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हुआ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हुआ हमारे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हुआ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉइल क्या हुआ हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वॉइड्स प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब सपोज करिए ये तो हो गया हमारा 3 फेज डायग्राम, जिसमें कि हमारे तीनों फेसेस प्रेजेंट हैं, एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, सॉलिड भी प्रेजेंट है। अब सपोज करिए आपने अपने वॉइड्स को पूरी तरह से वाटर से भर दिया, पानी से भर दिया, ये एयर वाला जो फेज था ये पूरी तरह से रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ वाटर और सॉलिड बचा। तो ये हो जाता है सैचुरेटेड कंडीशन में, ये हो जाती है हमारी सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन। और ये क्या होता है, 2 फेज सिस्टम होता है। अब सपोज करिए हमने अपनी सॉइल को ओवन ड्राई कर दिया, जिससे कि हमारा जो सॉइल में पानी प्रेजेंट था वो पूरी तरह से निकल गया। अब जब पानी हमारी सॉइल में से पूरी तरह से निकल गया तो उन वॉइड्स में क्या बची, एयर। तो जो हमारा अब यहाँ पे ये सॉइल है, ये है ड्राई स्टेट ऑफ द सॉइल। यहाँ क्या है, सिर्फ एयर और सॉलिड्स प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारा 2 फेज डायग्राम, ये होता है हमारा 3 फेज डायग्राम ऑफ द सॉइल। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वाटर कंटेंट के बारे में, ठीक है। देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट वो होता है कि हमारी सॉइल में कितना पानी है, हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने में, ठीक है। अब होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई 100 इसलिए क्योंकि हमको परसेंटेज में शो करना होता है इसलिए, ठीक है। तो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास। अब जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसी सॉइल हो सकती है जिसमें आपका सॉलिड में या सॉइल मास में आपका वाटर ना हो, तो वो क्या हो जाएगी, W = 0, मतलब ड्राई सॉइल। अब अपर लिमिट के बारे में अगर हम लोग देखें तो देखिए वेट ऑफ सॉइल किससे बना है, वेट ऑफ सॉलिड से, वेट ऑफ वाटर से और वेट ऑफ एयर से। अब देखिए वेट ऑफ सॉलिड कैसी क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेट ऑफ वाटर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वेट ऑफ एयर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो क्या वेट ऑफ वाटर बढ़ने से वेट ऑफ सॉलिड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि हम वेट ऑफ वाटर को हम लोग कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब वाटर कंटेंट की कोई अपर लिमिट नहीं होती। इसकी लोअर लिमिट 0 या 0 के बराबर तो हो सकती है, लेकिन इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी पर होती है। वाटर कंटेंट की अपर लिमिट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है वाटर कंटेंट ऑफ अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ऐसा कैसे होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो होता है
वो स्मॉल होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में जो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो छोटा होता है इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। लेकिन फाइन ग्रेन्ड सॉइल में जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन विद द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आपके नंबर ऑफ वॉइड्स जो हैं वो कम होते हैं, ठीक। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ वॉइड्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड करते हैं तो हमारा फाइन ग्रेन्ड जो है वो बाजी मार ले जाता है। तो फाइन ग्रेन्ड में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन विद द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन द कोर्स ग्रेन्ड। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल। यहाँ पे क्या होता है, W डैश इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉइल इनटू 100। हमारे पास जो नेचुरल वाटर कंटेंट था उसमें क्या था, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉलिड। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉइल, हमने यहाँ पे सॉइल का पूरा वेट ले लिया। तो इसकी जो रिलेशनशिप बनती है नेचुरल वाटर से, नेचुरल वाटर कंटेंट से, वो बनती है W इक्वल टू W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। बोथ वाटर एंड वाटर डैश कंटेंट इंडिकेट द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इन टर्म्स ऑफ द वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ सॉइल रेस्पेक्टिवली। कि मतलब दोनों ही आपके, एक आपका वेट ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में वाटर कंटेंट दिखा रहा है, एक आपके सॉइल के कंपैरिजन में वेट ऑफ कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ जो समझने वाली है कि जैसा अभी मैंने बताया कि आपका सॉइल का जो वेट है, जो सॉइल मास का वेट है वो चेंज हो सकता है। देखिए कैसे बनाइए, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, ये तो चलिए 0 मान ले रहे हैं हम। अब ये किसी में ज़्यादा हो गया तो आपका सॉइल का वेट बढ़ जाएगा, ये किसी में कम हो गया तो सॉइल का वेट घट जाएगा। लेकिन वेट ऑफ सॉलिड ये हमारा फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए हम प्रेफरेंस देते हैं वाटर कंटेंट जो सिंपल वाला है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड वाले को, जिसकी की लिमिट होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट हैज़ नो अपर लिमिट, ठीक। तो ये होता है। अब देखिए वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये वॉइड रेशियो बताता है कि हमारे सॉलिड के कंपैरिजन में हमारे सॉइल मास में कितने नंबर ऑफ वॉइड्स हैं, ठीक है, ये बताता है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो कभी भी 0 तो नहीं हो सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सॉइल पार्टिकल्स को पूरी तरह से पैक कर दो कि अब उसमें एक भी वॉइड ना रहे, पूरी तरह से आपने बिल्कुल पैक कर दिया, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो सॉइल की वॉइड रेशियो की जो वैल्यू है वो कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी 0 नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर द वॉइड रेशियो। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। किससे बना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉइल बना है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इन दोनों में से कोई भी चेंज होता है तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पे अफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अगर चेंज होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना भी बढ़ सकता है आपका, उस पर कोई भी अपर लिमिट है नहीं, ठीक। देखिए हमारे पास अब क्या है नेक्स्ट, पोरोसिटी। पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ द गिवन सॉइल मास, ठीक है। हमारे पास जो सॉइल मास गिवन है उसमें नंबर ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉइल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला बना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल किससे बना है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स से। तो अब यहाँ पे देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये मतलब है, जैसा हमने अभी बताया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो 0 नहीं हो सकता कभी भी हमारा, तो हमेशा पोरोसिटी की जो वैल्यू है वो 0% से ज़्यादा ही रहेगी, कम नहीं, बराबर कभी नहीं आ सकती, ये कभी नहीं हो सकता। तो हमारा क्या होगा, एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब अपर लिमिट 100% क्यों है इसमें, हम इन्फिनिटी की तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मिलकर के बनाया है। अब हम कुछ भी कर लें लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज़्यादा नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉइल के कंपेयर बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। तो हम यहाँ पे इसीलिए हमारे पास एक लिमिट है 100% की, ठीक है। इसीलिए हमारा पोरोसिटी 0 से 100 के बीच में ही रहता है। अब यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं वॉइड रेशियो और
पोरोसिटी के बीच में, जो कि बनती है N=E/1 + E। अगर हमारे पास वॉइड रेशियो गिवन होगा तो हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं, पोरोसिटी गिवन होगी तो हम वॉइड रेशियो भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के कंपैरिजन में किसका इंजीनियरिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। देखिए वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लेकिन पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉइल जरूर चेंज हो जाता है। इसीलिए हम ऐसी क्वांटिटी को प्रेफर नहीं कर सकते जो टाइम के साथ अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दें। हम इसीलिए वॉइड रेशियो को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर द पोरोसिटी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास। कि हमारे पास जो सॉइल मास है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं उन वॉइड्स के भीतर कितना पानी है, हम लोग ये बताते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन से, वो किस लेवल तक सैचुरेटेड है उसके वॉइड्स। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फार्मूला क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मल्टीप्लाइड बाई 100। लिमिट क्या बनी, देखिए वही चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वही चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किससे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर से। वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट हो गई 0 या 0 के बराबर और अपर लिमिट हो गई 100%। 0 कैसे हो सकती है कि आपने पानी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में आपने उसके पानी की जो क्वांटिटी थी उसको पूरी तरह से सुखा दिया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, आपने जितने भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स थे उनको पूरी तरह से वॉल्यूम ऑफ एयर को 0 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, आपने पूरे के पूरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को वॉल्यूम ऑफ वाटर से फिलअप कर दिया, तो ये हो गया 100%। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या है, देखिए जैसे अभी हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन देख रहे थे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितना पानी प्रेजेंट है। ऐसे हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कितने एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, AC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। AC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। लिमिट इसकी भी सेम ही रहती है, उसी तरह से जैसे पिछले उसमें किया था हमने, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, AC को हम लोग थोड़ा सा, अगर इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा सही से लिखें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AC इक्वल टू VA/VV। VA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसी में से हमने फॉर्मूले में से ये करके ये लिखा। अब डिवाइड करते हैं तो AC इक्वल टू 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये क्या बना, सैचुरेशन। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1, ये एक रिलेशनशिप हमको मिल जाती है अच्छी सी। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है परसेंटेज एयर वॉइड्स, कि हमारे सॉइल मास में कितने एयर के वॉइड्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। इसकी लिमिट क्या रहेगी, लिमिट इसकी भी वही रहेगी 0 से 100% के बीच में। या तो वॉल्यूम ऑफ एयर बिल्कुल नहीं होगी 0%, या फिर हो सकता है वॉइड्स पूरी तरह से एयर से ही फिल हो तो 100%, लेकिन 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NA इक्वल टू VA/V, ये फॉर्मूला बना। अब हम ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का डिवाइड कर देते हैं, VA/VV इंटू VV/V। तो ये क्या बना हमारे पास, एयर कंटेंट। ये क्या बना हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या था, पोरोसिटी। तो ये क्या बना, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमें एक नया फार्मूला मिल जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ द सॉइल या फिर डेंसिटी ऑफ द सॉइल। देखिए यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट होता है हमारे पास वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, और डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ द सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। मान लीजिए हमारे पास डेंसिटी ऑफ द सॉइल गिवन है, तो अगर हम उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मिल जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होता है कि हमारे पास जो सॉइल है उसकी हमने किसी भी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसमें हमने जब उसकी क्या निकाला, डेंसिटी निकाली या यूनिट वेट निकाला, तो वो होता है हमारा बल्क यूनिट वेट या फिर बल्क डेंसिटी। जो उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी
उसमें हमने जब उसकी वॉल्यूम ऑफ द सॉइल लेकर के उसकी डेंसिटी निकाल दी तो वो होती है बल्क यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी क्या होती है? ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी होती है कि जब हमारे पास सॉइल प्रेजेंट थी, उसमें वाटर प्रेजेंट था, हमने उस वाटर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया, ओवन ड्राई कर दी। अब हमने उस ड्राई वेट को लेकर के उसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया सॉइल के, तो जो हमें डेंसिटी मिली तो वो मिली ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी। अब ड्राई यूनिट वेट से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हमारी सॉइल का जो ड्राई यूनिट वेट है वो ज़्यादा आ रहा है तो मतलब क्या हुआ कि जो ड्राई वेट है हमारी सॉइल का वो ज़्यादा है और वॉल्यूम जो है वो कम है। ठीक है, मतलब कम वॉल्यूम में हमारे पास जो ड्राई वेट है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब क्या है कि हमारी जो सॉइल है वो डेंस ज़्यादा है, उसमें जो वॉइड रेशियो है वो कम है। ये क्या दिखा सकता है हम लोगों को? ये स्ट्रेंथ का पैरामीटर दे सकता है कि हमारा जितनी ज़्यादा डेंसनेस है अपने सॉइल में उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी आ रही है। लेकिन सपोज करिए जो हमारे पास जो ड्राई यूनिट वेट था वो कम आता, इसका क्या मतलब होता कि हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम है लेकिन जो डेंस सॉइल वॉल्यूम था, सॉलिड वॉल्यूम था वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब होता है कि हमारे जो वॉइड रेशियो है, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो ज़्यादा है, मतलब सॉइल जो हमारी है वो भीतर से खोखली है। तो ऐसी सॉइल जो हमारी होती उसकी स्ट्रेंथ नहीं आती। अब नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट या फिर सैचुरेटेड डेंसिटी। ये किस कंडीशन में होता है? ये वो कंडीशन होती है जब हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पूरी तरह से पानी भर जाता है, तब हम उसका वेट लेते हैं W सैचुरेटेड और उसके वॉल्यूम का जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें डेंसिटी मिलती है, यूनिट वेट मिलता है, वो होता है गामा सेट। ठीक है, ये 100% सैचुरेटेड कंडीशन में जो हम लोग डेंसिटी निकालते हैं उसको सैचुरेटेड यूनिट वेट या सैचुरेटेड डेंसिटी बोलते हैं। इसमें हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाता है और सॉइल सिर्फ 2 फेज सिस्टम में होती है, वाटर और सॉलिड। अब व्हेन द सॉइल इज ड्राई इट्स बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू द ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू द ड्राई यूनिट वेट। व्हेन द सॉइल इज सैचुरेटेड इट्स बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू द सैचुरेटेड यूनिट वेट। यहाँ पर ये बस यही बोल रहा है कि अगर हमारी सॉइल का सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट है, अगर वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है तो बल्क यूनिट वेट गामा सेट हो जाता है। अगर हमारी सॉइल पूरी तरह से ड्राई है तो बल्क यूनिट वेट गामा ड्राई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी तो क्या था कि आपकी सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड थी कि उसके वॉइड्स में पूरी तरह से पानी भरा हुआ था सैचुरेटेड यूनिट वेट में। ठीक है, अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? अब हमने क्या किया, अपनी सॉइल को ले जाके पानी में पूरी तरह से डुबो दिया जा करके। ठीक है, अगर कोई चीज़ पानी में डूबती है तो हम जानते हैं उसके ऊपर बायोंसी लगता है। हमारी जो सॉइल है वो सॉइल के पार्टिकल हैं वो कैसा फोर्स लगा रहे होंगे? वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा। और अगर हमारी सॉइल पे ऊपर की तरफ बायोंसी लग रही है तो ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बायोंसी की वजह से वेट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेंसिटी आई वो और कम हो गई। तो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है कि जब हमारी सॉइल जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबी हो तब जब हम उसका वेट लेते हैं, तो जो वेट आया उस वेट में जब हम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल का डिवीजन करते हैं तो जो हमको डेंसिटी मिलती है वो होती है गामा सबमर्ज्ड या सबमर्ज यूनिट वेट या फिर सबमर्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वेट ऑफ द सॉइल, कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सॉइल का जो वेट है वो रिड्यूस हो जा रहा है। दिस इफेक्टिव वेट ऑफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड कंडीशन इज टर्म्ड एज द सबमर्ज यूनिट वेट और द बायोंट वेट। ठीक, रफली हम लोग ये देखते हैं कि जो गामा सेट है वो 2 गामा डब्ल्यू के बराबर होता है और जो गामा सबमर्ज्ड है वो हाफ गामा सेट के बराबर होता है। वैसे तो ये रिलेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप यह देखने को देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड किस तरह से आ रहा है। देखिए गामा सेट है, गामा सेट सबसे ज़्यादा कैसे हो सकता है? ठीक है, होता क्या है, देखिए हमारे पास ये एक सॉइल का वॉल्यूम है, सॉइल मास है। अब एयर का तो वेट 0 मानते हैं हम लोग। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में जो एयर थी उसमें पूरी तरह से क्या किया, हमने पानी भर दिया। ठीक है, अब पानी भर दिया तो वेट क्या बना? वेट ऑफ द सॉइल क्या बना? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और एयर तो है नहीं तो ये क्या हुआ? वेट ऑफ वाटर, ठीक, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो ये सबसे ज़्यादा आएगा। अब देखिए, अब आपने क्या किया, कुछ पार्ट ऑफ द वाटर आपने से इसमें से रिमूव कर दिया। ठीक, अब पानी रिमूव कर दिया तो एयर आई, एयर का तो वैसे ही कुछ वजन नहीं था, वो उस पर आपने वाटर भी रिमूव कर दिया, तो अब जो वेट आया वो कुछ कम आएगा। वेट ऑफ एयर हमारा 0 हो गया, वेट ऑफ वाटर पहली वाली कंडीशन से कम हो गया, तो अब जो आपका वजन आया वो कम आया, तो वॉल्यूम तो सेम ही है, तो जो डेंसिटी थी वो रिड्यूस हो गई। तो ये कौन सी वाली डेंसिटी है? जिसमें हमारे तीनों फेजेस प्रेजेंट हैं, बल्क डेंसिटी इसको बोल सकते हैं।
अब आपने क्या किया, अपनी सॉइल को पूरी तरह से ड्राई कर दिया। पूरी तरह से ड्राई कर दिया मतलब वाटर को पूरी तरह से हटा दिया, पूरे के पूरे उस वॉइड्स में एयर कर दी। अब क्या हुआ, ये पूरी तरह से हट गया, सिर्फ एयर रह गई। वेट ऑफ सॉलिड बचा हमारे पास प्लस वेट ऑफ क्या बचा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर नियरली इक्वल टू 0 होता है, वॉल्यूम तो सेम ही है, तो ये और कम हो गया। अब सबमर्ज्ड में क्या किया, सबमर्ज्ड में पानी तो था हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर तो था हमारे पास, लेकिन बायोंट फोर्स लग गया। तो इसने क्या किया, जो वेट आया उसको और रिड्यूस कर दिया। जो ग्रेविटी फोर्स ये लगा रही थी, बायोंट फोर्स ने और कम कर दिया। तो सबसे कम जो वेट डेंसिटी आती है वो हमारी आती है गामा सबमर्ज्ड की कंडीशन में, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी आती है वो हमारी गामा सैचुरेटेड की कंडीशन में आती है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आप लोग देख सकते हो। अब आइए देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड विच इज़ नॉर्मली वाटर ऑफ द सेम वैल्यू एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें वाटर का जो वो है वेट, यूनिट वेट होता है वो लेना होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग GS या फिर G से नॉर्मली डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। वाटर या फिर कभी कभी लिखा होगा स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक, यहाँ पे अब जैसे हम लोग देखें तो इसको हम लोग वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, और ये क्या बन जाता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम ही है ना, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पे ये आ गया, तो ये क्या बन गया, गामा W 1 अपन गामा W, एक तरह से वी डब्ल्यू अपन WW है ना, और ये क्या बन गया, गामा S। तो ये होता है आपका क्या, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज़ इंडिकेटिंग द डेंसनेस ऑफ द सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू द डेंसनेस ऑफ वाटर। डिनोट करता है हमारा कि हमारी कोई भी बॉडी है तो वो वाटर के कंपैरिजन में कितनी डेंस है। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास किसी चीज ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 आ गई। ठीक है, 1.1 स्पेसिफिक ग्रेविटी आने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी या यूनिट वेट है वो वाटर से ज़्यादा है, मतलब वो वाटर से ज़्यादा डेंस है। तो वो क्या होगा, वो बॉडी आपकी पानी में डूब जाएगी। लेकिन आपको अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, मतलब उसकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे कम है, वाटर से कम है, तो वो पानी में तैरेगी। और अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमें मिल जाता है यूनिट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक, अब गामा एस क्या होता है, यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अब गामा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो गामा एस होता है वो गामा डी से काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, सिर्फ इतना सा है। लेकिन अगर जब हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल पूरा वॉल्यूम मान लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम, ये रियल तो वॉल्यूम नहीं है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो ये है एक्चुअली में। हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में। तो एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से काफ़ी छोटा है। तो जो हमारा गामा एस है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये जो आपका ट्रेंड आया ये यही आया है कि डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज़ ग्रेटर देन द यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड सबमर्ज यूनिट वेट। यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर लिखी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल GS इक्वल टू 2.6 to 2.9, नॉर्मली टेकन एज द 2.65। ठीक है, इनऑर्गेनिक सेल के लिए ये वैल्यू होती है। फॉर ऑर्गेनिक सॉइल GS इक्वल टू 1 to 2.2, नॉर्मली टेकन एज द 1.2। हायर द वैल्यू ऑफ GS इज फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड लोअर द वैल्यू ऑफ GS फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। मतलब GS की जो वैल्यू है वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए ज़्यादा होती है और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए कम होती है। विद इंक्रीज इन मिनरल कंटेंट लाइक आयरन, माइका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज। मतलब अब आप इसमें कुछ मेटेरियल बढ़ाते जाओगे, आयरन बढ़ा दिया, सॉलिड पार्टिकल बढ़ते गए, तो क्या करेगा वो डेंसनेस बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो आयरन है तो वो सॉइल के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंस है, तो वो क्या कर रहा है उसमें डेंसनेस बढ़ा देगा।
तो होता क्या है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, एपरेंट या फिर बल्क या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल ऑफ द गिवन वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंडीशन टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट द सेम वॉल्यूम। वहाँ पे क्या था, अभी जस्ट हम लोगों ने एब्सोल्यूट में क्या देखा था, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड देखा था हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही, ठीक। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बना आपका, Gm इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर एट द सेम वॉल्यूम। V इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन वी अपॉन वी डब्ल्यू डब्ल्यू, और ये हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू वी डब्ल्यू कर दिया। तो ये क्या बन गया, गामा, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और Gm ये बना आपका। अच्छा, Gm और Gs में एक रिलेशनशिप है, Gm इज इक्वल टू Gs इंटू 1 माइनस एन, Gm इज इक्वल टू Gs इंटू 1 माइनस एन, ये एक रिलेशनशिप है जिससे आप इन दोनों में इंटर रिलेट कर सकते हो। और Gs इज़ ग्रेटर देन Gm, क्यों, क्योंकि गामा एस जो था, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड था, वो यूनिट वेट ऑफ सॉइल से ज़्यादा था, इसीलिए Gs इज़ ग्रेटर देन Gm। ओके, इन इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है इससे, तो अगर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी और टेम्परेचर पे आ रही है, जैसे मान लीजिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हो अपनी, तो हम ये देखते हैं कि स्टैंड जो वो है उस हिसाब से हम लोग इसमें करेक्शन कर देते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर जो अवेलेबल है उस पर कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उस पर वाटर की कितना यूनिट वेट है, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री पे कितनी होती, हमारे यूनिट वेट ऑफ वाटर 27 डिग्री पे कितना होता। तो इस तरह से हम लोग इंटर रिलेट करके अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। डेंसिटी इंडेक्स रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ द नेचुरल कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। नेचुरल कोहेजनलेस सॉइल की रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बताता है डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है ID इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। ई मैक्स देखिए क्या होता है, ई मैक्स होता है कि आपका सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है जब, तो उसमें वॉइड रेशियो कितना है, ठीक। लूजेस्ट स्टेट में है जब आपकी सॉइल, तो सबसे ज़्यादा वॉइड रेशियो होगा, ठीक। तो ये होता है ई मैक्स। ई मिनिमम क्या होता है, जब आपकी सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में, पूरी तरह से आपने कॉम्पैक्ट कर दिया, तो वो होती है डेंसेस्ट स्टेट। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम ई वॉइड रेशियो होगा आपका, ठीक। ई क्या है, इन द नेचुरल स्टेट, आपकी सॉइल कहीं पड़ी थी, पड़ी हुई है, आपको कोई मतलब नहीं वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो होती है नेचुरल स्टेट ऑफ द सॉइल, और ये होता है आपका क्या, ई, ठीक है। ई इज इक्वल टू ई मैक्स, सॉइल इज इन लूजेस्ट स्टेट, आई डी इज इक्वल टू क्या हुआ, डेंसिटी इंडेक्स क्या हुआ, 0 हो गया। ई इज इक्वल टू ए मिनिमम, सॉइल इज इन डेंसेस्ट स्टेट, आई डी क्या हो गया, 100% हो गया। तो लिमिट क्या होगी, 0 से 100% के बीच में। आई डी इज अ फंक्शन ऑफ द वॉइड रेशियो। यहाँ देखिए ये पॉइंट एक नोट करने वाला है, डेंसिटी इंडेक्स इज नॉट यूज टू एनालाइज कोहेसिव सॉइल्स, ओके, एज लार्ज अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशन ऑफ द वॉइड रेशियो ऑफ कोहेसिव सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। इसका ये मतलब है कि हमने जैसे डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए था ये, ठीक है। अगर हमारे पास कोहेसिव सॉइल है तो एक कोहेसिव सॉइल में उतनी अच्छे तरीके से डेंसनेस को नहीं बता पाएगा हमारा डेंसिटी इंडेक्स, इसीलिए इसको कोहेसिव सॉइल की कॉम्पैक्टनेस को बताने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक। इसकी ये दो फार्मूले और हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर डेंसिटीज़ दी हुई है, यूनिट वेट दिए हुए, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ई मैक्स है, ई मैक्स मतलब क्या है, सॉइल अपनी लूजेस्ट कंडीशन में। जब सॉइल देखिए आपकी लूजेस्ट कंडीशन में, तो उस समय उसकी डेंसिटी कैसी होगी, उसकी डेंसिटी या यूनिट वेट जो है वो सबसे कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 अपॉन डेंसिटी मिनिमम, ठीक। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक तरह से अगर देखें तो हम जो डेंसिटी ये कॉम वो यूनिट वेट है, तो यहाँ क्या हो गया 1 अपॉन डेंसिटी मिनिमम, ई 1 अपॉन गामा मिनिमम अपन 1 अपॉन गामा मैक्स। ई मिनिमम में क्या होगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसको सॉल्व किया, आपका ये फॉर्मूला आपका बन गया। इस तरह से आपको याद रख सकते हो आसानी से। ऐसे ही यहाँ पे पोरोसिटी का भी फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। देखिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ बोथ कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल।
जिससे देखिए डेंसिटी इंडेक्स क्या कर रहा था, सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल के लिए था। ये क्या है, ये कोहेसिव और कोहेजन लेस दोनों ही तरह की सॉइल के लिए कॉम्पैक्टनेस या फिर डेंसनेस को बता रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन इट्स नेचुरल स्टेट टू द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या बना, 1 + E मिनिमम अपॉन 1 + E। ठीक है, यहाँ ये वाला फार्मूला कैसे आया ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आप अभी ये याद रखिए। ठीक है, आगे एक लेक्चर में मैं आपको इसको बताता हूँ, जब मैं इसके कुछ फार्मूलाज आपको बता दूंगा तब मैं बताऊंगा ये फार्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से है। ठीक, इसके बाद क्या है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कैन एम्पेरिकली रिलेटेड टू द डेंसिटी इंडेक्स बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप RC = 80 + 0.2 ID। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप से भी इस कॉम्पैक्टनेस को, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को डेंसिटी इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं। RC = 80 + 0.2 ID। एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स वो होती हैं जिनका हमारे पास क्या होता है, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, मतलब हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। ये एक्सपेरिमेंट करके ये फार्मूलाज निकाले जाते हैं कि अगर हमने 100 उन पे सैम्पल्स पे टेस्ट किया तो उनमें 100 में 98 पे या 99 पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था, तो हम ये कह देते हैं कि ठीक है ये नेचुरल एम्पेरिकल फार्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इफ़ ID = 0 तो सॉइल इज इन लूजेस्ट स्टेट, तो RC = क्या हो जाएगा 80%। इफ़ ID = 100% सॉइल इज इन डेंसेस्ट स्टेट, RC = 100%। तो RC की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, RC की वैल्यू जो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस है वो 80% से 100% के बीच में वेरी करती है। 80% के बराबर या उससे बड़ी होगी और 100% से छोटी या उसके बराबर होगी।